दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत की प्रमुख ऐतिहासिक रचनाएं एवं उनके रचनाकार। साथ ही इन रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इन परीक्षाओं में भी जो प्रमुख ऐतिहासिक रचनाएं हैं और उनके रचनाकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक रचनाएं एवं उनके रचनाकार। साथ ही इसमें हम इन रचनाओं की विषय वस्तु क्या है, यानी उनमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली रचना जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे उसका नाम है किताबुल हिंद। किताब उल हिंद। और हमारे बहुत सारे साथी इसके रचनाकार का नाम जानते हैं। किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। किताबुल हिंद ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना अल बरूनी के द्वारा की गई है और इसकी विषय वस्तु जान लेते हैं। तो किताबुल हिंद में भारत के धार्मिक और सामाजिक, देखिए, भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही भारत में ज्ञान विज्ञान, भारत में तत्कालीन समय में प्रचलित ज्ञान विज्ञान के बारे में इस इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। तो याद रखिएगा, किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अगली रचना है हमारी जिसके बारे में बात करेंगे, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, तो दोस्तों इसके रचनाकार कौन हैं आप जानते हैं। इसके रचनाकार कल्हड़ हैं, कल्हड़। और इस रचना में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। राज तरंगिणी का जो अर्थ होता है, राज तरंगिणी यानी राजाओं की नदी या फिर राजाओं की वंशावली जो है वो दोस्तों इसमें वर्णन है। मुख्य रूप से लोहार वंश के राजाओं का वर्णन राज तरंगिणी में विस्तार से मिलता है। तो राज तरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ हैं और इसे अगर जो क्रमबद्ध रूप से देखा जाए तो क्रमबद्ध रूप से इतिहास लेखन का ये पहला प्रयास माना जाता है और राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। अगली रचना के बारे में जानते हैं, ये है गौड़ बहो। गौड़ बहो यानी गौड़बध, गौड़ बहो। इसके रचनाकार याद रखिएगा, पूछता है वाकपति। देखिए, वाकपति गौड़ बहो के रचनाकार हैं और कन्नौज के शासक यशोवर्मन, यशोवर्मन दोस्तों कन्नौज का शासक था। इसके बारे में जो है यहाँ पर इस रचना में वर्णन या इसकी जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, गौड़बहु के रचनाकार वाकपति हैं और इसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए अगले रचना पर चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण रचना है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, रामचरित। ये ग्रंथ जो है ये रामचरितमानस से भिन्न है। रामचरित, इसके रचनाकार दोस्तों याद रखिएगा, संध्याकर नंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, परीक्षा में ये संभावित प्रश्न है, आप जान लीजिए। रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदी हैं और इसमें पाल वंश, पाल वंश के शासक, एक पाल वंश के शासक रहे हैं रामपाल। रामपाल, इनके बारे में विशेष रूप से जानकारी जो है रामचरित में मिलती है और इन्हीं के नाम से, पाल वंशीय शासक रामपाल के नाम से ही इस ग्रंथ का नाम रामचरित रखा गया है और इसके रचनाकार संध्याकर नंदी हैं। अब आते हैं
अगली रचना के बारे में। दोस्तों अगली रचना हमारी है तबकात ए नासिरी। देखिए, और ये तो मुझे लगता है कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे सीधे सीधे या मिलान करने के लिए। तो तबकात ए नासिरी, और याद भी होगा बहुत सारे साथियों को, मिन्हास उस सिराज। देखिए, तबकात ए नासिरी जो है इसके लेखक मिन्हास उस सिराज हैं, और इस रचना में इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबरों का वर्णन और मुसलमानों का इतिहास, इसमें जो है तबकात ए नासिरी में मुसलमानों के जो इतिहास है उसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं? तो मिन्हास उस सिराज हैं। एक और महत्वपूर्ण मध्यकालीन ग्रंथ है जिसकी चर्चा होती है, ये है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं, बर्नी यानी जियाउद्दीन बर्नी। तो याद रखिएगा, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, और इसमें बलवन के सत्ता में आने से प्रारंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। बलवन के सत्ता में आने के बाद जो घटनाएं प्रारंभ हुई, इसमें तारीख फिरोज शाही में उनका वर्णन मिलता है, और जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही के रचनाकार हैं। खजायन उल फुतूह एक और महत्वपूर्ण रचना है, इसके बारे में जानते हैं, जान लीजिए। खजायन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह या खजायन उल फुतूह, ये अमीर खुसरो की रचना है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो, इनकी रचना है खजायन उल फुतूह, और इसमें आप जान लीजिए, इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का या जीतों का वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। खजायन उल फुतूह के रचनाकार अमीर खुसरो हैं, और इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन मिलता है। अगली पुस्तक ये है तुगलकनामा। तो तुगलकनामा के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की ही रचना है, तो याद रखिएगा, तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसकी विषय वस्तु क्या है तो आप जान लीजिए। इसमें तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। तुगलक वंश के जो शासक थे, उनके सत्तारूढ़ होने की जो घटनाएं हैं, उनका वर्णन तुगलकनामा में दिया गया है। इसके अलावा अगले ग्रंथ पर आते हैं, ये है नूह सिपहर। इसके लेखक का नाम बताइए। तो नूह सिपहर, इसके रचनाकार भी अमीर खुसरो हैं, याद रखिएगा। अमीर खुसरो नूर सिपहर के भी लेखक हैं, और इसमें भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का वर्णन है। देखिए, जलवायु, कृषि, रहन सहन और वेशभूषा, इन सभी का वर्णन जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखित ग्रंथ नूह सिपहर में मिलता है। अब आइए अगली जो रचना है उसके बारे में जानते हैं। तो अगली जो मध्यकालीन रचना है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये है फुतूह उस सलातीन। देखिए, फुतूह उस सलातीन ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कृति है, फुतूह उस सलातीन। तो इसमें आप जान लीजिए ये किसकी रचना है। फुतूह उस सलातीन, देखिए ये ईसामी की रचना है। ईसामी दोस्तों, फुतूह उस सलातीन जो है ये ईसामी की रचना है,
और इसका जो विषय वस्तु है ये आप जान लीजिए, इसका विषय वस्तु बहुत व्यापक है। फुतुह सलातीन का इसामी की रचना है। इसमें गजनी राज्य, याद रखिए, गजनी राज्य का जो उदय हुआ है, गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य तक की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन मिलता है। अगली रचना है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और बार बार परीक्षाओं में इसका ये प्रश्न आता है, फतवा ए जहांदारी। तो ये पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवा ए जहांदारी पुस्तक लिखी गई है और इसमें सल्तनत कालीन राजनीतिक दर्शन और प्रशासन, सल्तनत यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, सल्तनत कालीन राजनीति और प्रशासन का उल्लेख इसमें मिलता है। तो याद रखिएगा, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। इसमें सल्तनत कालीन राजनीति और प्रशासन का वर्णन है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है किताब उल रहला, या इसको शार्ट में जो है रहला भी कहा जाता है। इसका नाम है किताब उल रहला। तो ये पुस्तक भी बार बार पूछी जाती है कि इसके लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा, किताबुल रहला इब्न बतूता। देखिए दोस्तों, किताबुल रहला जो है ये इब्न बतूता की रचना है, इब्न बतूता, और ये मोरक्को का निवासी था, आप जानते भी हैं। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, जीवन और प्रशासन, सामाजिक जीवन आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन, उसके राजकाज, प्रशासन और सामाजिक जीवन आदि का उल्लेख इस पुस्तक में किताबुल रहला में किया गया है, जिसके लेखक इब्न बतूता हैं। अगली कृति पर आते हैं, तारीख़े शेर शाही। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है हमारी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारीख़े शेर शाही ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब्बास खां शेरवानी, देखिए अब्बास खां शेरवानी, याद रखिएगा, अब्बास खां शेरवानी की रचना है तारीख़े शेर शाही, शेरवानी। और इसमें अकबर के आदेश पर ये तारीख़े शेर शाही लिखी गई। और दोस्तों, अकबर के आदेश पर ये कृति लिखी गई और इसमें इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अकबर के समय काल में ये पुस्तक लिखी गई, लेकिन इसमें याद रखिएगा शेर शाह के शासन और राजनीतिक प्रशासन के बारे में इस पुस्तक में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला है अकबरनामा। तो आप सभी साथी जो भी इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं जानते हैं, अकबरनामा जो है ये अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है और ये 3 भाग में विभक्त है। 3 भाग कौन कौन से? पहले भाग में अकबर के पुरोगामी शासकों का इतिहास मिलता है, याद रखिएगा। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। और इसका तीसरा भाग, यहाँ पर जो तीसरा भाग है ये अलग से भी पूछा जाता है, क्योंकि इसको जो अकबरनामा का तीसरा भाग है इसको आईने अकबरी कहा जाता है, आईने अकबरी। और इसमें अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून और नियमों आदि की जानकारी दी गई है। तो याद रखिएगा, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ये 3 भागों में विभाजित ग्रंथ है। पहले भाग में अकबर के पुरोगामी या पहले के शासकों का इतिहास, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, और तीसरा भाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें इसको आईने अकबरी कहा जाता है, जिसमें अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून, नियमों आदि की जानकारी दी गई है।
आगे बढ़ते हैं, अगले ग्रंथ पर आते हैं। अगला ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण है, कौन सा है देखते हैं। ये है पादशाहनामा। देखिए, पादशाहनामा ग्रंथ। तो इसके लेखकों में मोहम्मद अमीन काज़वीनी, मोहम्मद अमीन, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोहम्मद अमीन काज़वीनी। इसके अलावा अब्दुल हमीद लाहौरी, शार्ट में लिख रहा हूँ, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस, ये पादशाहनामा के लेखकों में शामिल हैं। दोस्तों जान लीजिए, पादशाहनामा मोहम्मद अमीन काज़वीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? ये है शाहजहाँ का इतिहास। देखिए, शाहजहाँ के काल का इतिहास पादशाहनामा में वर्णित है। मोहम्मद अमीन काज़वीनी ने शाहजहाँ के पहले 10 वर्षों का इतिहास लिखा। उसके अगले 10 वर्षों का विवरण अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया और मोहम्मद वारिस ने शाहजहाँ के संयुक्त इतिहास का वर्णन किया। लेकिन 20 वर्षों के बाद का जो इतिहास है उसने स्वतंत्र होकर लिखा है। तो पादशाहनामा जो है 3 लेखकों की कृति है, मोहम्मद अमीन काज़वीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। अगले ग्रंथ पर आते हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका नाम है नुस्खा ए दिलकुशा। आप जान गए होंगे, नुस्खा ए दिलकुशा। इसके लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, हिंदू लेखक हैं भीमसेन। दोस्तों नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक भीमसेन हैं और ये जो है औरंगजेब कालीन इतिहास का औरंगजेब कालीन इतिहास का वर्णन इसमें है। औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन और मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख जो है इसमें वर्णित है नुस्खा ए दिलकुशा में। यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा। मुगल मराठा जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन भी भीमसेन द्वारा रचित नुस्खा ए दिलकुशा में मिलता है। और औरंगजेब कालीन जो दक्षिण भारत का इतिहास है इसमें वर्णित है। मध्यकालीन जो भारत है उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, बल्लाल चरित। तो बल्लाल चरित के लेखक याद रखिएगा आनंद भट्ट हैं। बल्लाल चरित मध्यकालीन कृति है, इसके लेखक आनंद भट्ट हैं और इसमें बंगाल के सेन वंश का इतिहास इसमें मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, बल्लाल चरित, इसके लेखक आनंद भट्ट हैं और इसमें बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो और ये आज के वीडियो का जो है आखिरी ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से कौन नहीं परिचित है, आप जानते हैं। इसके लेखक चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई जो हैं ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, संयोगिता के साथ उनके प्रेम का वर्णन और मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाने और शब्द भेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गोरी को मारने का वर्णन है। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनके विजयों और मोहम्मद गोरी द्वारा उनको बंदी बनाकर गजनी ले जाने
और शब्द भेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गोरी को मारने का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक कृतियों, उनके लेखकों और उसके विषय वस्तु के बारे में जाना। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए रिवीजन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उपयोगी है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल